Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, हम मेटलर्जी कर रहे थे और मेटलर्जी में कल हमने आयरन का इंडिविजुअल का जो मेटलर्जी किया था उसमें आयरन, गोल्ड और सिल्वर, इन चीजों का मेटलर्जी कल किया था हमने। नेक्स्ट देखो फिर मेटलर्जी SnO2 का। SnO2 सर SnO2। हाँ बेटा बोलो। सर इस बार फेस टेस्ट में पी ब्लॉक आएगा? पी नहीं बेटा, फेज में कह रहे हो या ये मंडे वाले टेस्ट के लिए कह रहे हो? सर फेस टेस्ट में। हाँ, फेज टेस्ट में तो पी होगा, पी होगा और आपका मेटलर्जी होगा, डी होगा। ये है वो। आपसे शेयर नहीं हुआ क्या वो वाला नो सिलेबस? सर। सिलेबस उसमें एकेडमिक्स में बोल देना, दे बता देंगे आपको। देखो मंडे SnO2 वाले टेस्ट में आएगा पी ब्लॉक। मंडे वाले टेस्ट में आपका डी, एफ और मेटलर्जी आएगा। डी, एफ एंड मेटलर्जी जो अपना मंडे को होगा ना, इस मंडे को फोर्टनाइटली टेस्ट, उसमें डी, एफ एंड मेटलर्जी आएगा। देखो बेटा, नेक्स्ट है टिन की मेटलर्जी करनी है। तो टिन की मेटलर्जी जो करते हैं हम, वो जनरली SnO2 से करते हैं। मैंने नाम भी बताया था आपको, कहा था इंपॉर्टेंट है, याद करना है। क्या होता है इस ओर का नाम? कैजिटेराइट। SnO2 एक नाम और बताया था बेटा, बता सकते हो कौन सा था? कैजिटेराइट। कैजिटेराइट SnO2 याद करना है बेटा, और कोई तरीका नहीं है इसका, मतलब कुछ और नहीं किया जा सकता इसके अंदर। कैजिटेराइट का एक और नाम बताया था, बता सकता है कोई? कैजिटेराइट, टिन स्टोन बोलते हैं इसको, टिन स्टोन। कैजिटेराइट, टिन स्टोन। देखो कैजिटेराइट में Sn है, टिन है, टिन के साथ ऑक्साइड है, तो ये आपका टिन का ऑक्साइड है, मतलब आयरन से मिलता जुलता होता है। आयरन और टिन में बस फर्क कितना होता है, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, टिन अट्रैक्ट नहीं होता है। तो सारे वही प्रोसेस होंगे, जो कंसंट्रेशन करोगे वो आप ग्रेविटी सेपरेशन फॉलोड बाई मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि लाइक आयरन की तरह ही जा रहा है ये। जो आयरन की मेटलर्जी की थी उसमें भी रोस्टिंग किया था, तो इसमें भी रोस्टिंग करोगे, जो इंप्योरिटी उसमें होती थी वही इसमें इंप्योरिटी होगी। जैसे आपका सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी प्रेजेंट होगा तो इनके ऑक्साइड बनके ये आपका अलग गैस बन के उड़ जाएंगे, और कुछ जो है नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएंगे, जैसे CuS से ऑक्सीजन करके कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रोस्टिंग हो जाएगी। रोस्टिंग के बाद इसका जरूरत पड़ने पर हमें इसका जो हम करते हैं वो लीचिंग भी कर सकते हैं हम। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। ये देखो, अगर आप कुछ जगह पे इसका लीचिंग भी कर सकते हो, जनरली ये स्टेप जो है लीचिंग में हम, जैसे मान लो इसके साथ कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट जो बनता है और उसमें इंप्योरिटी रहती है, SnO2 होता है, तो इसको क्या करते हैं हम, डिस्टिल आउट कर देते हैं। तो टिन जो होता है डिस्टिल होकर के ऊपर की तरफ बैठ जाता है, और ये वाटर सोल्यूबल होकर कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। फिल्ट्रेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को फिल्टर करते हो, जो चीज यहाँ आपने मान लो फिल्टर पेपर लगा दिया, जो चीज वाटर के साथ नीचे चली जाती है और एक चीज ऊपर रह जाती है, जो ऊपर रह जाएगा वो रेजिड्यू होगा, और जो नीचे चला जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो अब आप कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट SnO2 के साथ सीधा हीट करते हो, हीट करके क्या है, जो रेजिड्यू बन जाएगा वो SN2 हो जाएगा, और फिल्ट्रेट वाटर के साथ सोल्यूबल चला जाएगा, तो कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट चला जाएगा। फिर रोस्टिंग के बाद देखो रिडक्शन करना है आपने, तो रिडक्शन आयरन की तरह है, तो कार्बन के थ्रू ही रिडक्शन होगा। रिडक्शन कार्बन के थ्रू, SnO2 कार्बन, या फिर CO बनेगा, पहले कार्बन करेगा फिर CO रिएक्ट करेगा और टिन बन जाएगा। इसमें अगर इंप्योरिटी SiO2 प्रेजेंट है बेटा, इंप्योरिटी SiO2 का मतलब हो गया एसिडिक इंप्योरिटी है, तो आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आयरन, देखो सारे स्टेप वही है, आयरन जैसे ही है, जैसे वहां कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड देता था, आप वही यहाँ दे दोगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस होगा, तो ये बेस डाल दोगे, एसिड बेस रिएक्शन करके CaSiO3 स्लैग बन जाएगा। लास्ट में प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक तो पोलिंग यूज होता है, पोलिंग। पोलिंग याद आ रहा है बेटा? पोलिंग किस किस के लिए यूज किया था? एक चीज और के लिए भी यूज किया था, टिन, और किसके लिए यूज किया था बेटा पोलिंग? कॉपर। कॉपर के लिए, गुड, कॉपर के लिए। कॉपर में कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटाने के लिए हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके कॉपर बनता है, तो कॉपर और टिन के लिए पोलिंग होता है, तो एक तो पोलिंग होगा यहाँ पर।
या फिर आप इलेक्ट्रोलिसिस तो किसी के लिए कर ही सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप कर सकते हो। तो देखो जनरली SnO2 में सारे स्टेप्स हो गए आपके। आपने कंसंट्रेशन किया, सबसे पहले कंसंट्रेशन में आयरन की तरह दोनों मेथड यूज हुए हैं। कौन कौन से यूज हुए? ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक बहुत यूज हुए। उसके बाद आपने रोस्टिंग किया। वैसे जनरली रोस्टिंग सल्फाइड के लिए करते हैं, बट यहां पर रोस्टिंग जो है हम SnO2 और आयरन दोनों में ही रोस्टिंग यूज कर रहे हैं। इवन ये ऑक्साइड है फिर भी रोस्टिंग यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप इसका रिडक्शन करोगे, रिडक्शन जैसा कार्बन के थ्रू करते थे, सेम वही प्रोसेस, या तो कार्बन का और CO के थ्रू रिडक्शन, कार्बन मतलब स्मेल्टिंग ही यूज होता है। और लास्ट में प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन जो करते हो आप, वो पोलिंग प्यूरिफिकेशन करते हो या इलेक्ट्रोलिसिस कर ही सकते हो, पोलिंग प्यूरिफिकेशन। तो ये आपका टिन का जो है स्टेप्स हो जाएंगे। कैजिटेराइट, कैजिटेराइट मीन टिन। फिर देखो नेक्स्ट टिन के बाद हम लेते हैं जिंक का। तो जिंक में ZnS, याद आ रहा है ZnS को क्या बोलते थे, इस और को ZnS को जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। तो जिंक में देखो, जिंक जैसे टिन स्टोन में, टिन तो आ ही रहा है, टिन स्टोन नाम इसलिए ज्यादातर नहीं पूछता, वो ज्यादातर आपसे इसका दूसरे वाला पूछता है, कैजिटेराइट वाला, कैजिटेराइट वाला। इसी टाइप से जिंक, जिंक ब्लेंड है, जो जिंक ब्लेंड जनरली नहीं पूछता वो जिंक वाला, इसकी बजाय इसका दूसरा नाम पूछता है सफेलेराइट, 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 सफेलेराइट पूछेगा, सफेलेराइट। जिंक सल्फाइड को सफेलेराइट बोलेंगे, या ब्लैक जैक बोलते हैं, ब्लैक जैक, काला गीदड़, ब्लैक जैक बोलते हैं इसको। ZnS, ऐसे कई बार क्वेश्चन जनरली 2-4 सालों 5 में कभी कभार आ जाते हैं। तो ZnS को जिंक ब्लेंड बोलेंगे, सफेरलाइट बोलेंगे, या ब्लैक जैक बोलेंगे। अब देखो ऑलरेडी सल्फाइड है, तो कंसंट्रेशन किससे करोगे, सोचो जरा। सल्फाइड और होते हैं तो कंसंट्रेशन किसके थ्रू किया जाता है? सर फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन। तो आ गया आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। तो कंसंट्रेशन जो कर लोगे फ्रोथ फ्लोटेशन। फिर क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे या रोस्टिंग करोगे? सल्फाइड है तो सर रोस्टिंग। रोस्टिंग, सिंपल। तो रोस्टिंग, हाँ देखो बेटा, रोस्टिंग कर लोगे, रोस्टिंग करोगे तो जिंक सल्फाइड जो होगा वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अबो अबो 850 डिग्री सेल्सियस है तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा हीट करोगे जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फेट को भी, तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जिंक सल्फेट तक रुक रहा है तो कार्बन डाल दो, कार्बन रिडक्शन करके फिर कुछ ZnS वापस बना देगा, CO2 SO2 हो जाएगी, फिर जिंक सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कर देना है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इन रोस्टिंग प्रोसेस टेम्परेचर हैज टू बी अबो, अब ये टेम्परेचर रेंज होती है तो याद करना बेटा हमने, तो ये देखेंगे आप, देखो अगर आपके पास रोस्टिंग प्रोसेस है, टेम्परेचर अबो 850 डिग्री सेल्सियस है एंड एयर ब्लास्टिंग हो रही है तो कंट्रोल कर सकते हो आप। और अगर बिलो है टेम्परेचर, देन आप अमाउंट ऑफ एयर इज यूज करते हो। तो ये ध्यान रखना है, बिलो पे जिंक सल्फेट बनेगा, अबो पे आपका जिंक सल्फाइड बनेगा। बाद में जिंक का भी मोस्ट ऑफ केसेस में देखते हो रिडक्शन कार्बन के थ्रू ही करते हैं, वो पहले लिस्ट बताई थी स्टार्टिंग में। तो कार्बन रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन जहां होगा वहां स्मेल्टिंग भी होगी, तो कार्बन के थ्रू रिडक्शन कर देंगे और ये जिंक मिलेगा। बट ये ध्यान रखना है, जब ये कार्बन रिडक्शन में जब आपको जिंक मिलता है, इस जिंक को स्पेल्टर जिंक बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्पेल्टर जिंक, स्पेल्टर जिंक बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप एक्सेस ज्यादा अमाउंट डालोगे कोक का, तो पाउडर यूज टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि अगर जो CO2 बनी गई, ये CO2 में एक्सेस होगा कार्बन, तो फर्दर फिर रिएक्ट कर जाएगा, एक्सेस होगा तो CO2 से फिर CO बना लेगा वो। तो जिंक ऑक्साइड में अगर आपका एक्स्ट्रा कार्बन होता है तो फिर CO2 नहीं बनता, फिर CO बनता है। और लास्ट में प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन देखो, प्यूरिफिकेशन मैंने क्या बताया था, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं उनके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, डिस्टिलेशन। वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले बता सकते हो बेटा, प्यूरिफिकेशन में क्या क्या बताए थे मैंने, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली मेटल कौन कौन सी थी, बताओ जरा, रिपीट करो। लो बॉइलिंग पॉइंट, टिन, लेड,
नहीं, वो तो मेल्टिंग पॉइंट वाली थी ना बेटा, टिन लेड। बॉइलिंग पॉइंट वाली कौन सी थी? बॉइलिंग पॉइंट वाली जो होती है वो सॉफ्ट मेटल है, 12th ग्रुप वाली मेटल थी, 12th ग्रुप वाली। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी है, तो जिंक का ही तो कर रहे हो, इसलिए आप डेस्टिलेशन कर रहे हो। डेस्टिलेशन आप जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके मरकरी का देखो कितना जो है आपका लिक्विड तक बन जाता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और इलेक्ट्रोलिसिस किसी के लिए भी यूज हो सकता है प्यूरिफिकेशन में। तो स्टेप्स देखो हो गए कंप्लीट। आपने क्या उठाया? फेरेलाइट। फेरेलाइट मतलब जिंक ब्लेंड। सल्फर प्रेजेंट था तो कंसंट्रेशन हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन से, सल्फर है तो रोस्टिंग भी हो गई। और आयरन हो, टिन हो, जिंक हो, इन सब के लिए कार्बन रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन बाई कार्बन हो गया। और फिर प्यूरिफिकेशन होता है, तो प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है वो आपका डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन है। तो देखो अगर आपके पहले वाला बेसिक जो है वो अगर क्लियर हो गया है, अगर बेसिक पहले वाला क्लियर हो गया है तो उसमें आपको इजीली, मतलब हर किसी में कोई रटने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाओ और उसी के अंदर आपका होता चला जाएगा। फिर देखो कॉपर की मेटलर्जी, आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। तो कॉपर की मेटलर्जी देखो, कॉपर, कॉपर का मेन और जो है वो है बेटा CuFeS2 मेजर जो है, जिसको बोलते हैं कॉपर पायराइटीज या चालको पायराइट। कॉपर पायराइटीज, चालको पायराइट, चालको पायराइट बोलते हैं CuF2 को। इसमें खास बात है कॉपर भी है, आयरन भी है, आयरन की इंप्योरिटी है इसमें। कॉपर का मेटलर्जी करोगे आप। देखो सल्फाइड है तो बताओ आप, सल्फाइड है तो कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करोगे आप? कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगा बेटा आपका, कंसंट्रेशन वापस कौन सा आ जाएगा? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया। फिर उसके बाद सल्फाइड है तो कैल्सिनेशन करोगे या रोस्टिंग करोगे? रोस्टिंग। सल्फाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? रोस्टिंग यूज करते हैं सल्फाइड के लिए। तो सल्फाइड में जब आप करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? रोस्टिंग करोगे तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करोगे, तो CuFeS2 है। आप इसके अंदर ऑक्सीजन में जब करोगे तो ये आपको Cu2S बनाएगा, मतलब कॉपर का सल्फाइड मिल जाएगा और आयरन का ऑक्साइड मिल जाएगा। आयरन का ऑक्साइड और बाकी जो सल्फर एक्स्ट्रा होगी वो गैस बन के बाहर चली जाएगी, ये C2S बनेगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है देखो, आप रोस्टिंग में वैसे किसी सल्फाइड के लिए करते हो आप, और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, लेकिन यहां रोस्टिंग में देखो जो आपका कॉपर है, पहले आपका क्या स्टेप आएगा? पहले रोस्टिंग जब करोगे तो फेरस का सल्फाइड ऑक्साइड बनेगा और कॉपर का भी सल्फाइड रहेगा। इसका मतलब फेरस ऑक्साइड और फेरस का ऑक्साइड स्टेबल बन गया, Cu2S स्टेबल बन गया। और ज्यादा अगर हीट करोगे तो अब ये Cu2S के साथ रिएक्ट करेगा, रोस्टिंग होगी, ज्यादा ज्यादा जैसे जैसे पास करते जाओगे अब आपका Cu2O बन जाएगा और बचा हुआ FeS होगा तो वो भी आपका ऑक्साइड के अंदर FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। FeS जो होता है, FeS एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। FeS जो होता है, फेरस सल्फाइड जो होता है, एक्सट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है फ्रॉम Cu2। ये जो FeS थोड़ा बहुत होगा ना, ये Cu2O के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड जो बना है। तो जो अगर कुछ बचा हुआ फेरस सल्फाइड है तो फेरस का ऑक्साइड बनाने की पावर ज्यादा है, तो फिर ये क्या बना देगा? फिर ये C2S और FeO बना देगा। इस टाइप से फिर Cu होगा तो फिर ये वाला स्टेप वापिस आता जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपका पूरा जो है Cu2S में रोस्टिंग होती है। तो Cu2S में पहले फेरस के ऑक्साइड बनते हैं, फिर कॉपर के, फेरस के ऑक्साइड फेरस के सल्फाइड दोनों बनेंगे, लेकिन फेरस के ऑक्साइड जो होंगे, जो फेरस के सल्फाइड बनाएंगे वो क्यूप्रस के सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, देखो आप जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉलेज क्लाउड। CuFeS2 एक इंपेरिकल फार्मूला है, एक्चुअली रेशियो है, कॉपर 1 फेरस 1 सल्फर 2। Cu2FeS4 इसका डायमर है। Cu2FeS4 देखोगे तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा? एक तो Cu2S होगा, क्यूप्रस का सल्फाइड होगा, Cus मतलब क्यूप्रस का सल्फाइड है। तो और में और का फार्मूला याद करके अगर स्टडी करते हैं तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो बाकी क्या बच जाएगा? देखो Cu2S निकाल दो तो Fe2S3 रह जाएगा आपके पास। और Fe2S3 एक्चुअल में क्या है? फेरस के दो सल्फाइड है, उनका मिक्सचर है। एक तो फेरस का नॉर्मल ऑक्साइड होता है, फेरस सल्फाइड, और एक होगा FeS2। इसको बोलते हैं FeS2 को आयरन पायराइटीज। ये ऑक्साइड जैसे पर ऑक्साइड होता है, ऐसे ये पर सल्फाइड है। यहाँ पर सल्फाइड मतलब जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2, सल्फर का, अब ऑक्सीजन का करते थे ना, ऑक्सीजन क्या होता था? एक तो नॉर्मल ऑक्साइड होता था
O-2 नॉर्मल ऑक्साइड है बेटा आपका, और एक होता था O2-2, ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं होता था, ये पर ऑक्साइड होता था। तो इसी टाइप से सल्फर भी है बेटा, सल्फर नॉर्मल होगा तो सल्फाइड होगा, और सल्फर S2 नेगेटिव होगा तो ये पर सल्फाइड होगा। तो FeS-2 के साथ रिएक्ट करेगा तब तो बनाएगा FeS। इसको आप बोलोगे नॉर्मल फेरस सल्फाइड, नॉर्मल फेरस सल्फाइड। लेकिन Fe+2 अगर आपके डाई सल्फाइड वाले के साथ, मतलब पर सल्फाइड वाले के साथ अटैच होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब बना जाएगा फार्मूला FeS2। ये चीज जो है इसको बोलते हैं पाइराइट, या सल्फाइड को यहां पर सल्फाइड ना बोल के, पर सल्फाइड ना बोल के, इसको बोलते हैं पाइराइट आयन। S2 जो होता है पाइराइट आयन होता है। तो FeS2 दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है FeS2 जैसे कि आपका गोल्ड होता है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड है नहीं लेकिन गोल्ड जैसा लगता है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं हम FeS2 को। तो Fe2S3 एक्चुअली FeS और FeS2 का कॉम्बिनेशन है। तो कॉपर पायराइटीज में आपसे पूछेगा भाई कॉपर पायराइटीज में एक्चुअल में कौन कौन से कैटायन और कौन कौन से एनायन प्रेजेंट है। पहले तो पूछेगा कॉपर पायराइटीज का फार्मूला क्या है। कॉपर पायराइटीज क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या इसको दूसरा नाम क्या देगा, चाल्को पायराइटीज, कॉपर पायराइटीज, या इसको आप चाल्को पायराइटीज बोलेंगे। कॉपर पायराइटीज या चाल्को पायराइटीज जो है वो आपके पास क्या है, आप बोलोगे CuFeS2 है, लेकिन एक्चुअल में ये जो होता है ये Cu2, वो तो हम इंपेरिकल फार्मूला लिखते हैं, Cu2Fe2S4 होता है। और इसमें जो आयंस होते हैं वो ये होते हैं, कॉपर आयन होता है Cu+1, ये पूछा जा सकता है। चाल्को पैराइटीज कंटेन फॉलोइंग आयन, तो Cu+1, Fe+2 और सल्फर दोनों टाइप के, सल्फाइड एंड ये पाइराइट, पाइराइट आयन, सल्फाइड आयन, पाइराइट आयन, कॉपर आयन और फेरस आयन। क्लियर। तो कॉपर पायराइटिस की क्वेश्चनिंग देखो कैसे हो सकती है। हम बड़ा सोचते हैं कि बड़ा आसान है जी, चैप्टर सिर्फ याद करना है, लेकिन चीजें देखो आप जैसे जैसे आप अंडरस्टैंडिंग अपनी प्रिपेयर करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो कॉपर पायराइटिस CuFeS2 में सपोज मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं यही बनाऊंगा कि विच ऑफ द आयन प्रेजेंट इन कॉपर पायराइटिस, या विच ऑफ आयन इज नॉट प्रेजेंट इन कॉपर पायराइटिस। तो कॉपर पायराइटिस में Cu+1 Cu+2 दोनों दूंगा आपको। तो एक्चुअली कॉपर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है बेटा, कॉपर +1 में है, कॉपर +1 में, और आयरन किस में है, +2 में है, आयरन +2 में है। और सल्फाइड और पायराइट आयन है, सल्फाइड तो नॉर्मल सल्फाइड होगा, पायराइट S2 नेगेटिव पर ऑक्साइड जैसा होगा। तो इसमें इसके बाद क्या स्टेप होगा, देखो फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग की रिएक्शन देख ली हमने। फिर आएगा आपका स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग हम करते हैं इसका ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, कार्बन यूज करते हैं, कोक यूज करते हैं। तो रोस्टेड जो ओर होगा आपको, रोस्टेड ओर जो होगा उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जो Cu2S मिलेगा एक, तो वो वैसा ही रहेगा अनअफेक्टेड रोस्टेड ओर में, और फेरस का सल्फाइड मिलेगा और फेरस का ऑक्साइड मिलेगा। और आपके पास Cu लिटिल अमाउंट में Cu2O भी हो सकता है, मतलब सल्फाइड ऑक्साइड दोनों मिलेंगे, फेरस सल्फाइड फेरोक्साइड, और इंप्यूरिटी रहती है। तो ये जो है ब्लास्ट फर्नेस में हम ले जाते हैं जो स्मेल्ट करने के लिए, कोक डाल करके, कार्बन डाल करके। यहां पर कोक पाउडर क्या काम करेगा, कोक पाउडर एक्ट एज ए फ्यूल एंड कीप मास इन मोल्टन स्टेट। क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्मेल्टिंग जहां भी होती है, स्मेल्टिंग मतलब हम मेल्ट में ले आते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, और यहां पर जनरली कॉपर का रिडक्शन होता है। और जब ये कॉपर का रिडक्शन होगा तो इंप्यूरिटी वहां पर SiO2 होगी, और इधर देखो फेरस का ऑक्साइड भी पड़ा है आपके पास, तो ये आपस में ही रिएक्ट करके स्लैग बना लेंगे, FeOSiO2 FeSiO3 बना लेंगे। तो FeSiO2 अलग हो गया, तो पीछे आपका मेनली क्या रह गया, Cu2S और Fes। ये जो Cu2S है 98%, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, Cu2S और Fes इसको बोलते हैं मेट। मेट, इसको क्या बोलते हैं हम, मेट। तो पहला पॉइंट ये आएगा कि व्हाट इज द मेट, ये पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द मेट। मेट इज द मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड, जिसमें मेनली क्यूप्रस सल्फाइड होगा, 98% क्यूप्रस का सल्फाइड है, ओनली 2% फेरस सल्फाइड होगा, ये मेट होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा मेट इज फॉर्म्ड इन द मेटलर्जी ऑफ, तो किसकी मेटलर्जी में मेट बना रहे हो आप, तो दोगे आंसर बेटा, किसकी मेटलर्जी होगी, Fe की नहीं बेटा,
कॉपर की कर रहे हैं ना, कॉपर की कॉपर का मेटल। मेटलर्जी में। हाँ, कॉपर की मेटलर्जी में बनेगा। तो कॉपर की मेटलर्जी में मेट बनेगा। फिर पूछेगा कौन से स्टेप्स में बनेगा, इन विच स्टेप या इन विच फर्नेस मेट इज ऑब्टेन्ड। मेट मतलब ये जो लिक्विड होगा, मेट जो होगा ये लिक्विड होगा, मिक्सचर होगा ये। तो किस में स्टेप में बना है, देखो आपका स्मेल्टिंग रिडक्शन मेथड, मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में बना है, स्मेल्टिंग में। अब ये जैसे ये मेट मिलेगा, ये आपका लिक्विड मिलेगा, इसको हम आगे ले जाएंगे। फिर जो है हमने जो बेसेमराइजेशन किया था, बेसेमराइजेशन पढ़ा था, बेसेमराइजेशन याद आ रहा है, कौन सा मेथड था बेसेमराइजेशन, किस चीज का मेथड था, प्यूरिफिकेशन का। बेसेमराइजेशन प्यूरिफिकेशन का था। और उसमें बेसेमराइजेशन किस किस के लिए मैंने बताया था यूज होता है आपको, अब वो चीजें आप इसमें इन्वॉल्व करते जाओ। बेसेमराइजेशन याद आ रहा है बेटा, किस किस के लिए यूज किया था बेसेमराइजेशन? सर कास्ट आयरन, कॉपर। कास्ट आयरन, यानी कि स्टील फॉर्मेशन में किया था कास्ट आयरन, और कॉपर में अब करने जा रहे हैं हम। तो कॉपर में क्या, इस मेट को ले आएंगे हम, इस मेट को हम बेसेमर के अंदर ले आएंगे। ये मेट बेसेमर के अंदर आ जाएगा। अब मेट जिस बेसेमर में, जिस फर्नेस में लिया जाएगा बेसेमर के अंदर, इस बेसेमर की अंदर की लेयर जो बनी होगी, अंदर वाली लेयर, वो SiO2 की बनी होगी। इसका रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो होता है वो मिट्टी होगा, SiO2 होगा, SiO2। और इसमें आपने मेट डाल दिया, मेट मतलब क्यूप्रस सल्फाइड 98% और फेरस सल्फाइड 2%। तो अब क्या रिएक्शन होंगी यहां पर, मेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एक तरह से। जो बेसेमराइजेशन होता है वो ऑक्सीडेशन ही तो है। बेसेमराइजेशन मतलब ऑक्सीडेशन बाय बेसेमराइजेशन, प्यूरिफिकेशन का मेथड होता है, एक तरह से कॉपर निकालने का मेथड होगा। तो इसमें देखो आपका फेरस सल्फाइड अंदर जैसे ही आया, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है फेरस सल्फाइड 2% है, वो ऑक्सीडेशन करोगे, एयर पास करोगे, यहां से ऑक्सीजन दे रहे हो आप, तो वो आपका वापस फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और SiO2 बाहर हो जाएगा। और जैसे ये फेरस ऑक्साइड होगा तो इसकी लेयर खुद की किसकी बनी हुई है, SiO2 की। तो स्लग वापस बन जाएगा, देखो FeO जो बनेगा वो FeO SiO2 से रिएक्ट करके स्लग बना लेगा, यहां से स्लग बन जाएगा। स्लग बन जाएगा तो जो मेट है आपका, मेट में से फेरस सल्फाइड जो है वो आपका एज ए स्लग ऊपर तैर के आ गया, ये स्लग बन गया FeSO3। तो पीछे क्या रह गया बेटा आपके पास, पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, सिर्फ क्या रह जाएगा, आप क्यूप्रस का सल्फाइड, क्यूप्रस का सल्फाइड मिल गया आपको। तो आपने कैल्सिनेशन, ये क्या नाम है इसका, स्मेल्टिंग किया, स्मेल्टिंग करके आप बेसेमराइजेशन में ले गए मेट को। मेट को जैसे ही आप बेसेमराइजेशन में ले गए, उसके बाद क्या बन गया, Cu2S। तो Cu2S से सल्फर हटाना है बेटा, तो सल्फर हटाना है तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, बता सकते हो? सेल्फ रिडक्शन बेटा, सेल्फ रिडक्शन। क्योंकि सेल्फ रिडक्शन किस किस के लिए यूज होता था, याद आ रहा है, मैंने 3 चीजें बताई हैं सेल्फ रिडक्शन। किस किस के सल्फाइड होते हैं, क्यूप्रस का सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड और PbS। क्या बोलते हैं PbS को, गैलेना। गैलेना। और एक और था TuPb, मरकरी वाला HgS, क्या बोलते हैं इसको, सिनेबार, इन्हें बार। सिनेबार। तो ये 3 चीजों के लिए यूज होता था। तो Cu2S है तो सेल्फ रिडक्शन कर दो। सेल्फ रिडक्शन में क्या होगा कि Cu2S, अभी रिएक्शन सारी पढ़ी हुई हमने, Cu2x पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, Cu2S कुछ बना लेगा Cu2, लेकिन अभी ये माइनर होगा Cu2, और ये मेजर बना अभी पड़ा है आपका। अब ये मेजर जब पड़ा है Cu2S, तो ये फर्दर ये Cu2O इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे Cu2S Cu2O से रिएक्ट करके कॉपर और SO2 बना लेगा। Cu2S कुछ जो है कॉपर सल्फेट भी होता है तो उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, Cu2SO2 क्यूप्रस सल्फेट। खास बात है ये CuSO4 नहीं है, अनस्टेबल है, Cu2SO4 है। CuSO4 होता है वैसे कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट नहीं है बेटा, ध्यान देना, ये क्यूप्रस सल्फेट है, ये नहीं है, ये वाला है। तो क्यूप्रस सल्फेट अनस्टेबल होगा, ये भी कॉपर से रिएक्ट करके आप इस टाइप से आपका देखोगे कि इस सेल्फ रिडक्शन होते होते आपको कॉपर मिलने लग जाएगी। अब जब ये कॉपर मिलने लग जाएगी तो ये प्रोसेस तो बहुत हाई टेम्परेचर पर है, तो कॉपर आपको मेल्टिंग मिलेगी, ऐसे मिलेगी जैसे कभी आपने मतलब ऐसे देखा हो कि ऐसे इतना गर्म हो रहा होगा कि ऐसे बबल से उठ रहे होंगे। तो बबल से उठ रहे होंगे, जैसे आपने राइस बनते हुए देखे हैं या मिल्क को उबलते हुए देखा है, ऐसे बबल से दिखाई देंगे अंदर। तो ये कॉपर जो होगा मेल्टिंग स्टेट में होगा, इस तरह से बबल्स उठते होंगे और ऐसे लगेंगे कि ब्लिस्ट बन गए हैं, ब्लिस्ट, ऐसे बबल्स बन गए हैं ऊपर। इसलिए यहां से जो कॉपर मिलेगा, इस कॉपर को बोलेंगे ब्लिस्ट कॉपर, ब्लिस्टर
कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर ये आपका यहां से मिल जाएगा। अब क्या है कि कई जगह मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन फ्लेम इंडिकेट करेगी, वहां एक फ्लेम, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होगा तो एक ग्रीन फ्लेम बनेगी। अगर आपकी वहां ग्रीन फ्लेम दिखाई दे रही है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन फ्लेम, तो ये आपको प्रेजेंस बता रही है कि अभी एफईओ है। और अगर डिसअपीरियंस है ग्रीन फ्लेम की, तो ये इंडिकेट कर रही है कि वो स्लैग में चला गया है एफईओ, क्योंकि एफईओ को SiO2 के साथ रिएक्ट करके हमने स्लैग बनाना है, तो वो ग्रीन फ्लेम से हमें पता लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब यहां पर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एयर ब्लास्टिंग हम रोक देंगे। इससे क्या होगा, जितनी SO2 गैस है वो उड़ के बाहर चली जाएगी और पीछे ब्लिस्टर अपीयरेंस, मतलब ऐसे लगेगा जैसे बबल्स से उठ रहे हैं, और सरफेस पर जैसे मैंने अभी ये बताया ऊपर की साइड, जैसे राइस या मिल्क बॉइलिंग देखते हो आप, ऊपर उठते उठते हुए बबल दिखाई देते हैं आपको, वैसा दिखाई देगा। इसीलिए आप इसको बोल रहे हो इवोल्ड SO2 जो है, गैसेस बाहर निकलेंगी तो अंदर ब्लिस्टिंग दिखाई देगी, अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन कॉपर, मोल्ट है, इसी को हम बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको, ब्लिस्टर कॉपर। और ब्लिस्टर कॉपर 98% प्योर कॉपर होता है। ब्लिस्टर कॉपर में 98% प्योर है। आयरन वाला और कॉपर वाली मेटलर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन की। तो लास्ट स्टेप आ जाता है बेटा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन कॉपर हमने पढ़ाई है, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करोगे और एक पोलिंग कर सकते हो। पोलिंग में दोनों में फर्क क्या है, प्यूरिफिकेशन अगर पोलिंग से करोगे तो 99.5% मिलेगा आपको, और इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर 99.9% प्योर तक आपको मिलेगा। ये वैल्यू याद करनी है बेटा। ब्लिस्ट कॉपर में पूछा जाता है कॉपर कितना परसेंटेज है, 98%। पोलिंग में करोगे तो 99.5% प्योर मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 99.9 प्योर मिलेगा। तो ये आपकी जो बेटा मेटलर्जी हो जाएगी, ये आपका कॉपर का मेटलर्जी होगी। तो देखो एक बार रिपीट कर दो, कॉपर का मेटलर्जी में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवीजन करो उसका। और तो कौन सा और यूज करते हो, क्या फार्मूला और क्या नाम है, क्या बोलेंगे? और जो है कॉपर का, कॉपर पाइराइट। कॉपर पायराइटिस, कॉपर पाइराइट। कॉपर पायराइट, एफ। पायराइट्स। या एक नाम और है इसका, क्या नाम है? चालको पायराइट। बेटा मैं इसलिए बार कार्बो बार बोलता हूँ, पाइराइट। बोल के दिखाता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसलिए बोलना जरूर सीखो, बोला जरूर करो। बोलोगे तभी ये चीजें याद रहेंगी। चालको पैराइट, चालको पायराइट। अब मैं पूछूंगा चालको पायराइट का फार्मूला क्या होगा? CuFeS2, CuFe2H2 FeS2। CuFeS2, CuFeS2 में कॉपर यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, आयरन +2 में होगी, सल्फर दोनों में मिल सकती है, -2 और -1 में। इसके बाद आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो सल्फाइड है तो कंसंट्रेशन किस मेथड के थ्रू करोगे? कंसंट्रेशन। सल्फाइड है तो क्लियर क्या होगा? फ्लोथ फ्लोटेशन। कंसंट्रेशन, फ्लोथ फ्लोटेशन। देखो मैं इतने ऐसे पढ़ा रहा हूँ, हर बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको रटता थोड़ी हूँ, कुछ तो स्टेप भी यूज करता हूँ। मुझे पता है सल्फाइड आ गया, फ्लोथ फ्लोटेशन होगा। अच्छा, फिर आप ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस से करोगे? ऑक्सीडेशन, स्मेल्टिंग। नहीं बेटा, पहले तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग में जाओगे ना, वो भी तो ऑक्सीडेशन ही तो है, ऑक्साइड ही तो बनाते हो। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन किया, फिर आपने यहाँ सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है तो आप रोस्टिंग करोगे। यहाँ पर रोस्टिंग का रोस्टिंग होगी। ऑक्सीडेशन जो है वो रोस्टिंग के थ्रू करोगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस करोगे, उससे मेनली आपको आयरन का ऑक्साइड मिलेगा और क्यूप्रस का सल्फाइड सल्फाइड मिलेगा। मिलेगा। इसके बाद क्या करूंगा, रोस्टिंग के बाद में इसको कहां ले जाऊंगा? स्मेल्टिंग में। स्मेल्टिंग में ले जाते स्मेल्टिंग में जब मैं हीट करूंगा, कार्बन वार्बन के रिड्यूस करूंगा, तो यहां जाते जाते मुझे क्यूप्रस का सल्फाइड और फेरस का सल्फाइड का कुछ मेल्ट मिलेगा, मेल्ट मिलेगा, जिसमें 98% क्यूप्रस का सल्फाइड और सिर्फ 2% ये होगा। और ये कहां चला जाएगा? एफईओ जो है ये स्लैग फॉर्मेशन में चला जाएगा, SiO2 के साथ स्लैग बना लेगा। अब स्मेल्टिंग में जब आपको ये मिला 98% क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, इसको मैं ले जाऊंगा बेसेमर के अंदर। ये बेटा चला जाएगा सीधा बेसेमर में। अब बेसेमर में जाएगा तो बेसेमर भी एक तरह का बेसेमर है, बेसेमर में भी ऑक्सीडेशन होता है। तो बेसेमर के अंदर भी आपका एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है। तो इस ऑक्सीडेशन के बाद 98 ये परसेंट आ गया,
कहाँ चला गया ये तो कुछ और। तो यहां मैं ले जाऊंगा इसको, ऑक्सीडेशन कर लिया था, फिर हम बेसेमर में चले गए थे, बेसेमराइजेशन में। तो बेसेमराइजेशन में गए हम। तो बेसेमराइजेशन जब आपने किया, तो जैसे आपने इसका बेसेमराइजेशन किया, क्या प्रॉब्लम हो गया इसको। जैसे आप बेसेमराइजेशन में आए बेटा, तो जैसे ही बेसेमराइजेशन किया तो आपने, तो बेसेमर के अंदर आपने क्या किया, बेसेमर जो ऑलरेडी SiO2 का बना हुआ था, तो उसमें फिर भी FeO बना रहा, तो उसको तो SiO2 ले गया, तो रह जाएगा मेरे पास सिर्फ क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड आ गया। अब इस क्यूप्रस सल्फाइड का मैं रिडक्शन कर दूंगा, तो रिडक्शन जो होगा वो कौन सा रिडक्शन होगा आपका, सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन के थ्रू खुद Cu2S से Cu2O बना हुआ जो है वो आपका कॉपर दे देगा। यहां कॉपर जो बनेगा उसमें कॉपर्स में बबल्स बनेंगे, इसलिए इसको कौन सा कॉपर बोलोगे बेटा, ब्लिस्ट कॉपर। ब्लिस्ट कॉपर। कितना परसेंट कॉपर मिल जाएगा अभी आपको ये, 99। नो 98। देखो गलत आंसर कितनी जल्दी याद होते हैं, सही आंसर याद करने के लिए बार बार परसिस्टेंसी करनी पड़ती है, बार बार। इसलिए सिर्फ ऐसे पढ़ने से, एक बार पढ़ने से या लिखने से याद नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। गलत आंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, सही आंसर की बहुत कम। अभी अभी सुना है, अभी अभी भूल गए। देखो 98% जो होगा ब्लिस्ट कॉपर होगा, 98%। अब क्या होगा, जब सेल्फ रिडक्शन भी हो गया तो लास्ट स्टेप क्या होता है हमेशा, प्यूरिफिकेशन। यस सर। प्यूरिफिकेशन जो कॉपर का है वो किस किस से कर सकते हो, दो मेथड है आपके, एक तो पोलिंग और पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस। पोलिंग कर सकते हो, या इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमेशा ही बेस्ट मेथड रहता ही है। पोलिंग से करोगे, जो ग्रीन की हरी लकड़ी थी, तो मैंने कहा था कि उसमें थोड़ा बहुत भी अगर क्यूप्रस ऑक्साइड होगा तो जो उसके हाइड्रोकार्बन है वो उस ऑक्सीजन को बाहर ले जाएंगे और कॉपर दे देंगे आपको। बट इससे भी जो कॉपर मिलेगा वो कितना परसेंट होगा, 99.5%। 99.5%, 99.5% मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर, क्योंकि प्योर जो मेटल होगी कॉपर होगा वो कैथोड पर आएगा, और कैथोड पर आपको 99.99% तक बोल सकते हो कि आपको मिल जाएगा। कोई डाउट, क्लियर। तो देखो बेटा, ट्राई तो मैं कर रहा हूं कि साथ की साथ आपको मैं याद भी कराऊं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप उसको कितना जो है याद रख सकते हो। सुनना अलग बात होती है और चीजें याद करना अलग बात होती है। तो कॉपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन में बार बार आई एम सेइंग जो है अगेन एंड अगेन कि 3 मेटलर्जी आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आयरन का है, कॉपर का है और एल्यूमिनियम का है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम का। मैं आपको ये भी बोल सकता था बेटा कि ये पढ़ लेना, मैं आपकी इसमें क्या हेल्प करूंगा, ये नोट्स दे देता हूं, पढ़ लेना आप। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें टाइम दे रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक चीजें याद रहें। नेक्स्ट देखो फिर आपका है एल्यूमिनियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का भी। एल्यूमिनियम का जो मेजर है, जो आप मेजरली जो आप इसको
लेते हो वो आप बॉक्साइट से लेते हो, और का नाम है बॉक्साइट, बॉक्साइट, और का नाम है बॉक्साइट। फार्मूला है इस बॉक्साइट का, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, Al2O3 के साथ वाटर मोलिक्यूल है 2, ये बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2। Al2O3 2H2O में क्रशिंग व्रशिंग पहला स्टेप होता है, ये पहला हम कंसंट्रेशन में लेके चलते हैं। तो यहाँ कंसंट्रेशन जो करते हैं वो हम करते हैं लीचिंग से, एल्यूमिनियम में लीचिंग से कंसंट्रेशन जो है वो किया जाता है। लेकिन लीचिंग कौन सी यूज होगी ये बॉक्साइट के टाइप पर डिपेंड करेगा, कलर पर डिपेंड करेगा। अब ये कलर कैसे आता है और किस रीजन से होता है, ये इंप्योरिटी से डिसाइड होता है। अगर हम कलर की बात करेंगे तो ये इंप्योरिटी से डिसाइड होगा। तो बॉक्साइट दो टाइप का मिलता है बेटा हमें, एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में जो है वो मेन इंप्योरिटी जो होती है वो होती है हेमेटाइट की, मतलब Fe2O3 मेजर होता है। अगर आपकी चीफ इंप्योरिटी, मेन इंप्योरिटी Fe2O3 होगी तो Fe2O3 में आयरन +3 ऑक्साइड में है, रस्टिंग जैसा होता है, रस्ट का कलर रेड जैसा होता है। तो रेड बॉक्साइट तब होगा जब मेजर इंप्योरिटी आपकी हेमेटाइट या Fe2O3 की होगी और माइनर इंप्योरिटी आपकी TiO2 या SiO2 की होगी, माइनर। तो मेजर इंप्योरिटी FeO2 की, माइनर इंप्योरिटी, माइनर इंप्योरिटी आपकी मिट्टी SiO2 या टाइटेनियम ऑक्साइड होगी। लीचिंग में अगर आपका रेड बॉक्साइट है तो ये इंप्योरिटी होगी, अगर व्हाइट बॉक्साइट है तो मिट्टी जो होगी वो चीफ इंप्योरिटी होगी, मेजर जो होगा, क्योंकि मिट्टी का कलरलेस होती है मिट्टी, तो SiO2 मेजर होगी और Fe2O3 और TiO2 जो होंगी वो माइनर होंगी। FeO2 को हेमेटाइट बोलते हो, TiO2 को रूटाइल बोलते हो, इनके और जो होते हैं रूटाइल होते हैं। तो आपके बॉक्साइट जो मिलेगा वो कलर के बेस पर दो टाइप का मिलेगा, एक होगा बेटा आपका रेड बॉक्साइट और एक होगा व्हाइट बॉक्साइट, जैसे भी बात की। ये डिसाइड होगा इंप्योरिटी से। रेड बॉक्साइट में जो लीचिंग करते हैं उस लीचिंग का नाम है बेयर प्रोसेस या होल प्रोसेस। ये डिपेंड करेगा रिएजेंट पर, या बेयर प्रोसेस कब बोलोगे, होल प्रोसेस कब बोलोगे। बट आप ये बोलोगे कि आपके पास अगर रेड बॉक्साइट है तो लीचिंग जो करनी है वो आपने बेयर या होल प्रोसेस से करनी है, और अगर व्हाइट बॉक्साइट है तो फिर आपने सरपेक प्रोसेस से लीचिंग करना। हर जगह पे क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर जगह पे क्वेश्चन है, एक एक लाइन में क्वेश्चनिंग है। अब ये जो बेयर प्रोसेस या होल प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, ये किस बेस पर होता है, इसका रीजन होता है एम्फोटेरिक नेचर, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होती है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। अब बेयर प्रोसेस में लीचिंग में क्या रिएक्शन होती हैं और होल प्रोसेस में क्या होती हैं और सरपेक प्रोसेस में क्या होती हैं, तो देखो तीनों के अंदर रिएजेंट का फर्क होगा। अगर हम बेयर प्रोसेस में लीचिंग कर रहे हैं, बेयर प्रोसेस में, तो बेयर प्रोसेस में मेन और होगा हमारा बॉक्साइट Al2O3.2H2, उसके साथ मेजर इंप्योरिटी होगी, बिकॉज रेड कलर वाली होगी तो मेजर इंप्योरिटी होगी Fe2O3 की और माइनर इंप्योरिटी होगी SiO2 और टाइटेनियम ऑक्साइड की। तो हम पहले क्या करेंगे, बेयर प्रोसेस में कैल्सिनेशन मतलब हीट वीट करना है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और फिर हम इसको जो फाइनली डिवाइडेड ओर है उसका रिएक्शन करा देंगे 40% NaOH से। बेयर प्रोसेस में 40% NaOH के साथ, मतलब बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दोगे और एक्वस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लोगे, तो क्या होगा, NaOH। लीचिंग होता क्या है बेटा, लीचिंग होता है किसी भी मेटल का एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेना। जैसे ही लीचिंग करोगे आप, NaOH Al2O3 2H2O के साथ रिएक्ट करके सारा एल्यूमिनियम NaAlH4 और Na2SiO3 सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में ले आएगा, और आपके ये जो आयरन का ऑक्साइड था हेमेटाइट Fe2O3, या टाइटेनियम का ऑक्साइड जो था आपका रूटाइल जो था, वो इनसोल्यूबल है, वो नीचे बैठ जाएंगे और आप इस सारे मटेरियल को सोल्यूबल को बाहर कर लोगे। तो ये लीचिंग प्रोसेस होगा। मतलब यहां पर लीचिंग में हुआ क्या, अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें थी, इसमें से लीचिंग में जो NaOH ने रिएक्शन किया वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया। अब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो क्या रिएक्शन होगा, देखो Al2O3 हमें पता है एल्यूमिनियम है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaOH बेटा बेस है, इसका मतलब एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड भी बिहेव कर सकता है, बेस भी। बेस के साथ लोगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिड के साथ लोगे तो ये बेसिक केमिस्ट्री है, बेस ये हो गया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो सॉल्ट बनेगा। अब ये सॉल्ट जब बनेगा तो ये सॉल्ट में NaAl
आपके 4OH कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, 4OH इसके साथ चले जाएंगे। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, OH का -1 होता है, 4 तो ये -1 है, इसको बैलेंस करने के लिए +1, तो ये केमिकल बन गया NaAlOH4। ये भी लिख सकते हो, या वाटर निकाल लो, आप हीट कर रहे हो तो ये भी लिख सकते हो NaAlO2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन सारे निकाल दो, जो हाइड्रोजन है 2H2 Na, और ये भी ओके है, ये भी ओके है। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो आप बेयर प्रोसेस में बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेयर प्रोसेस में लीचिंग करोगे तो NaOH होगा लीचिंग एजेंट, बेयर प्रोसेस में NaOH होगा और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट पर आप चले जाओगे, रेजिड्यूल बाहर हो जाएगा। तो ये आपका बेयर प्रोसेस। अब अगर इसमें जो रेजिड्यूल बैठा है नीचे, जो इनसोल्यूबल मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा, और इस रेजिड्यूल को हम बोलते हैं रेड मड, इसको बोलते हैं रेड मड, रेड कलर का मड, मड बोला जाता है, मड, इसको रेड मड, कीचड़ होता है ना जैसे मड, वैसे रेड मड, यानी कि यहां पर हमारे वो रेड मड बनेगा नीचे। अब सपोज रेड मड बना तो आगे वाली प्रोसेसिंग क्या होगी, ये वो रिएक्शन भी दे सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि Al2O3 NaOH के साथ सीधा रिएक्शन दो तो NaAlHO4 बना दो तब भी ओके है, या NaAlO2 बना दो तब भी ओके है। तो ये NaAl2 बनता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसमें। NaAlH4 और NaAl2 दोनों ओके हैं, तो अल्टीमेटली NaAlHO4 जो होगा वो NaAlO2 लो, या जो भी ये तो तरीका है, लेकिन इसका बाद में क्या होगा, इसको हम आगे NaLH4 को और हीट करेंगे तो ये व्हाइट PPT बनेगा AlO3 का, फिर इसको 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो फिर वाटर निकल जाएगा, और अल्टीमेट में हमें Al2O3 मिलेगा प्योर, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, इसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। तो बेयर प्रोसेस देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि भाई Al2O3 डॉट H2O है, और उससे हमें बन क्या रहा है लास्ट में Al2O3, सीधा वाटर रिलीज नहीं होता बेटा, पहले हमें उसमें सारे एल्यूमिनियम को एज ए मेटा एल्यूमिनेट बनाना पड़ता है NaLH4 में, फिर आगे अलग निकाल करके फिर हम इसको ट्रीट करते हैं, CO2 गैस पास करते हैं उसके अंदर, ट्रीटिंग करते हैं CO2 पास करके, जिससे क्या है कि ये Na से CO2 एसिड बेस रिएक्शन करके Na को अलग कर दे। अब एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड रह जाएगा, वो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड Al2O3 में मिलेगा। ये हमारा बेयर प्रोसेस। होल प्रोसेस में क्या फर्क है, सिर्फ रिएजेंट का फर्क है, हम रिएजेंट चेंज कर देते हैं होल प्रोसेस में, रिएजेंट चेंज कर देते हैं होल प्रोसेस के अंदर। रिएजेंट जो होता है वो हम यहां पर NaOH की जगह Na2CO3 ले लेते हैं, चीज वही है। होल प्रोसेस में भी आपने बॉक्साइट और लिया Al2O3, पहले आपने बॉक्साइट और लिया, सपोज होल प्रोसेस में Al2O3 2H2 लिया, उसमें भी वही है Fe2O3 Si2O2 सब कुछ वही, बस NaOH की जगह क्या यूज कर लिया, सोडियम कार्बोनेट यूज कर लिया। सोडियम कार्बोनेट यूज करोगे वही सब कुछ वही, ये नीचे इनसोल्यूबल रह जाएगा, ऊपर वाला जो होगा वो सोल्यूबल हो जाएगा NaAlH4 Na2 SiO3। अब NaAlH4 SiO2 O3 जो बना है, अब वहीं से क्या होना है, वही सोल्यूबल पहले NaAl2 मेटा सोल्यूबलेट बन जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगी। जो आयरन के ऑक्साइड है, अब ये Na2CO3 डालने का क्या फायदा होगा, देखो Na2CO3 डालने का ये होगा कि जो अंदर इंप्यूरिटी थी Fe2O3, ये रिएक्शन वहां नहीं थी, ये Fe2O3 के साथ भी Na2CO3 रिएक्ट कर लेगा, और SiO2 के साथ भी रिएक्ट करके Na2 SiO3 बनेगा, और टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ Na2CO3 रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये हमारा इनसोल्यूबल रह जाएगा। वहां पर दोनों इनसोल्यूबल रह गए थे, FeAO भी और आपका TiO2 भी, तो यहां पर क्या होगा, Fe2O3 और SiO2 भी रिएक्ट कर जाएंगे, ये इनसोल्यूबल मटेरियल बना देंगे, और TiO रह जाएगा। सोल्यूबल जो रहेगा वो आपका NaAlO2 सोल्यूबल सोडियम मेटाएल्यूमिनेट है, उसको हम बाहर कर लेंगे। तो आप देख रहे हो एल्यूमिनियम का मेटलर्जी कर रहे हैं हम, और एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में भी पहले स्टेप्स पर ही हम चल रहे हैं कि हमारे पास और किस टाइप का है
उस चीज से हम रेड बॉक्साइट है या व्हाइट बॉक्साइट है, उससे हम उसका लीचिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं। बाकी ये स्टेप सेम वही, मेटा एल्यूमिनेट होगा, NaAlHO4, वही जो अभी किया CO2 के साथ करोगे तो पहले ऑक्साइड बनेगा व्हाइट PPT, वही सेम स्टेप Al2O3 आ जाए। अगर हमारे पास व्हाइट ओर है, बॉक्साइट का व्हाइट ओर है, तो फिर हम लीचिंग सरपेक मेथड से करेंगे। सरपेक मेथड में कब होता है? जब मेजर इंप्योरिटी SiO2 होती है और ये माइनर हो जाती हैं। तो मेजर SiO2 होती है, इसमें यूज जो करोगे वो यूज करोगे नाइट्रोजन विद कोक पाउडर, हाई टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस पर, रिएक्ट विद नाइट्रोजन एट कोक पाउडर 1800 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जब करोगे आप, तो क्या होगा, जितनी जो इनके साथ ऑक्सीजन होगी वो CO बन के ऊपर चली जाएगी, गैस बन के, सिलिकॉन भी उड़ जाएगा। और बट एल्यूमिनियम सारा नाइट्रोजन के साथ आकर के एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा, ALN, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम अजाइड। नाइट्राइड। एजाइड नहीं बेटा, नाइट्राइड। एजाइड अलग होता है, नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव, नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव, एजाइड होता है N3 नेगेटिव। यहां चार्ज 3 नेगेटिव है, 1 नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन 3 है और नेगेटिव चार्ज 1 है, ये एजाइड होता है। तो नाइट्राइड बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होगी, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है। और उसके साथ जो सॉलिड इंप्योरिटी है वो रह जाएंगी, आयरन Fe2O3 और TiO2 की। अब आप क्या करोगे, फिर डाइजेस्ट करोगे आगे। जो Fe2O3 वगैरह हो गया, तो आप इस डाइजेस्ट में रिएक्शन कराओगे 40% NaH से, ये बाद की रिएक्शन है। 40% NaH से तो वापस वही जो एल्यूमिनियम का भी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का एल्यूमिनियम है, वो भी वही मेटा एल्यूमिनेट में आ जाएगा वापस, NaAlH4, फिर हाइड्रोक्साइड बना देगा और आपको वापस वही एल्यूमिना बन जाएगा, सॉलिड इंप्योरिटी अलग रह जाएंगी। तो देखो, अब मैं आपको ये कह रहा हूं सबसे, अब देखो थोड़ा स्टेप टू स्टेप चलते जाते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। बॉक्स एल्यूमिनियम का मेजर और क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा एल्यूमिनियम का मेजर और बॉक्साइट। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होगा बेटा, पूछा जाएगा आपसे, Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2। जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट का हम सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं बाय लीचिंग, लीचिंग से करते हैं। लेकिन लीचिंग 3 नाम है, लीचिंग है। उससे पहले एक काम और कर लो कि भाई लीचिंग तो करोगे आप, लेकिन जो बॉक्साइट है वो 2 कलर का होता है, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट कौन सा होता है और व्हाइट बॉक्साइट कौन सा होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है? सर रेड में Fe2O3 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और SiO2 और TiO2 कम होती है, और व्हाइट में SiO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। हाँ, मतलब इम्प्यूरिटी है यहाँ पर, आयरन के ऑक्साइड और सिलिका इम्प्यूरिटी है। अगर इम्प्यूरिटी Fe2O3 मतलब फेरस का ऑक्साइड है इसके अंदर मेजर, तो हम उसको बोलेंगे रेड बॉक्साइट। और अगर SiO2 की इम्प्यूरिटी मेजर है, देन हम बोलेंगे SiO2, एक टाइटेनियम ऑक्साइड और होता है रुटाइल, SiO2 ज्यादा है तो वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए व्हाइट बॉक्साइट बोलेंगे। लीचिंग का जो प्रोसेस है, अगर रेड बॉक्साइट है तो लीचिंग के मेथड 2 हैं, बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस। बेयर प्रोसेस एंड हॉल प्रोसेस। फर्क क्या है कि बेयर प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज होगा NaOH होगा, और हॉल प्रोसेस में होगा NaOH ना होके Na2CO3 होगा। पहले में NaOH, बेयर में NaOH, और हॉल में Na2CO3। और अगर व्हाइट बॉक्साइट है तो लीचिंग होगी सरपेक मेथड से, और सरपेक मेथड में क्या यूज होगा, नाइट्रोजन प्लस कार्बन कोक, नाइट्रोजन प्लस कार्बन कोक यूज होगा। पहले वाले बेयर और होल प्रोसेस में CO2 बनता है, लेकिन जो आपका ये प्रोसेस है, आपका सरपेक प्रोसेस है, इसमें देखो CO बनता है। डिफरेंस भी आप साथ के साथ करते जाओगे। अल्टीमेटली कोई सा ही प्रोसेस हो, लास्ट आप कहां पर पहुंचोगे किसी भी प्रोसेस में, उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, सरपेक में एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनते हैं, लेकिन लास्ट किस में पहुंचोगे हमेशा आप, Al2O3। इसका क्या नाम होता है Al2O3 का, एल्यूमिना।
तो किसी भी बॉक्साइट ओर का यहां से लेके यहां तक, बॉक्साइट और Al2O3 2H2 है, यहां से लेके यहां तक पहुंचना है आपको। उसको पहुंचाने के आपके अलग अलग कंसंट्रेशन लीचिंग मेथड है, और लीचिंग मेथड है 3, बेयर, सर हॉल सर और ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड को Al2O3 तक कैसे ले जाएंगे? कौन? एल्यूमिनियम नाइट्राइड को वो वापस Al2O3 तक NaOH से कैसे ले रिएक्शन किया जाएंगे? ना। जब आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाओगे तो वापस हाइड्रोलिसिस कर दो, चाहे H2 से कर दो चाहे NaOH से करो, अभी किया था ना हमने, तो वापस क्या मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, वापस मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा ये रहा, और ये वापस AlOH इसमें आएगा, फिर हीट करोगे वापस वही स्टेप में, तो वापस NaOH से किया ना, पहले Na2CO3 से करके फिर वापस NaOH से रिएक्शन किया। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब आपको Al2O3 मिल गया, तो Al2O3 से आगे एल्यूमिनियम कैसे निकालें? नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज ये था कि हम Al2O3 तो चलो हमें मिल गया, लेकिन Al2O3 से एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाए, मतलब रिडक्शन कैसे किया जाए। तो इसके रिडक्शन के लिए ये जो आप पूछ रहे थे, ये रिएक्शन देखो अलग से भी दे रखी है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया, उसकी अगेन रिएक्शन किससे करा दी हमने? NaOH से, तो वापस वही मेटा एल्यूमिनेट वाला बन गया, NaLHO4, अमोनिया बाहर हो गई। NaLHO4 को हीट करोगे तो आपका, और ALN कहां से बना? ये Al2O3 कार्बन और नाइट्रोजन जा रहा था, वहां से ALN और CO बना था, और SiO2 ने कार्बन रिएक्ट करके Si और CO2 को बाहर, CO को बाहर निकाल दिया था। तो यहां ये ध्यान रखना है कि CO बन रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है ना, CO2 भी बनेगा तो फिर वो कार्बन डाल रखा है आपने, देखो CO2 बनेगा तो कार्बन उससे रिएक्ट कर जाएगा इसमें सरपेक मेथड में, तो वापस क्या बन जाएगा? CO। तो बेयर एंड होल प्रोसेस में साइड में जो गैस बनेगी वो CO2 बनेगी, बट सरपेक में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब आपका जब एल्यूमिनियम आ जाता है तो अब हम इसका रिडक्शन करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए रिडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल रिडक्शन किया जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि एल्यूमिनियम का रिडक्शन हम करें तो सही, लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? कि एक तो Al2O3 जो है, आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी तो तब करोगे ना जब ये आयन बनाएगा, आयन तब बनेगा जब ये मेल्ट होगा, तो इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम है Al2O3 के साथ। क्या प्रॉब्लम है? एक तो क्या है कि Al2O3 डिफिकल्टी है इसमें। एक तो मेल्ट नहीं होता जल्दी सी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने के लिए आपको 2050 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का 1800 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट 2050, बहुत हाई टेम्परेचर है बेटा ये, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और अगर इस टेम्परेचर तक इसको ले भी जाएं अपने, गर्म भी कर दें, चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे इस टेम्परेचर पर गर्म करोगे जो एल्यूमिनियम बनेगी वो उड़ जाएगी, तो हमें तो मेटल मिलेगी नहीं, एल्यूमिनियम गेट्स वेपोराइज्ड। तो पहली प्रॉब्लम तो है इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिनियम के हाई मेल्टिंग पॉइंट। Al2O3 आ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बताना है, Al2O3 का हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप मेल्ट भी करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो एल्यूमिनियम का वो तो उससे कम है, 1800, वो मेल्ट होता जाएगा और उड़ता चला जाएगा। एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है 1800 है। तो पहले तो Al2O3 का मेल्ट करना ही बड़ा डिफिकल्ट है, मेल्ट करोगे तभी तो आयन बनेंगे, और मेल्ट करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एल्यूमिनियम बचता ही नहीं है, उड़ जाता है, बिकॉज एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेल्सियस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर जो डिफिकल्टी है इलेक्ट्रोलिसिस में, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आयन बनाता ही नहीं। अब आयन बनाएगा बेटा तभी तो हम करेंगे इसको। Al2O3 से बैड कंडक्टर, एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई, दूसरा कंडक्शन भी नहीं है, बैड कंडक्टर। तो अब कैसे करें इलेक्ट्रोलिसिस? और तीसरी चीज क्या है कि मान लो Al2O3 प्योर है तो एल्यूमिनियम उससे लाइट है, एल्यूमिनियम इज लाइटर इन प्योर Al2O3, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम गेट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ Al2O3। हम जिसकी मेटलर्जी करना चाहते हैं वो बार बार फ्लोट कर रहा है एल्यूमिनियम ऊपर। तो आप तो जनरली ये पॉइंट है, लेकिन मेनली आप ये 2 पॉइंट लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना है Al2O3। तो क्या डिफिकल्टी देनी है आपने, क्या बताना है? एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 Al2O3, एंड लो बस आप मेल्टिंग पॉइंट, आप तो Al2O3 के पॉइंट ध्यान रखो, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और एक दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आपने देखो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, जब हम किसी चीज में कोई इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस तो सर। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने, इंप्योरिटी ढूंढी, प्रॉपर इंप्योरिटी, जो क्या करे वो इंप्योरिटी डालने से इसका मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिना का कम हो जाए और ये गुड कंडक्टर हो जाए। तो ये इंप्योरिटी जो ढूंढी उन्होंने वो थी क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। कौन सी इंप्योरिटी थी वो? क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। वो फार्मूले याद करने हैं, नाम भी याद करने हैं। उसको करने के लिए उन्होंने क्या ढूंढा, उन्होंने इस को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को उन्होंने कोई चीज ढूंढी। वो ढूंढा फॉर रिमूवल ऑफ दीज डिफिकल्टी क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार आर यूज्ड। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है बेटा, देखो ये याद करना है फिर। क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट होता है। और फ्लोरस्पार जो होता है, फ्लोरस्पार जो होता है वो होता है CaF2, फ्लोरस्पार CF2। अगर ये दोनों चीजें मिक्स कर दी जाए एल्यूमिना में तो क्या होगा, इन दोनों की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस इन एल्यूमिना, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएंगे एल्यूमिना के, और वो जो हो जाएगा गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ऐसा कमाल कैसे हो जाएगा देखते हैं। एक्चुअली होगा क्या कि सीडलिंग हो जाएगी। ये चीज तो क्लियर है कि जब भी कोई एक चीज में दूसरी चीज मिलाते हो तो जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे और कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। अब पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट तो चलो डिक्रीज हो गए, वो तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई। एक्चुअल में क्रायोलाइट भी जो है एल्यूमिनियम का मिनरल है, Na3Al(F6) है, लेकिन ये क्या है कि जल्दी टूट जाता है NaF में और Al(F3) में। तो क्रोलाइट का Al(F3) है, वो जो है वो ब्रेक हो जाता है इजीली, Al(F3) एल्यूमिनियम का फ्लोराइड, एल्यूमिनियम और फ्लोराइड में। तो अब यहां से एल्यूमिनियम और फ्लोराइड जो क्रायोलाइड है, क्रायोलाइट का Al(F3) आएगा तो एल्यूमिनियम कैथोड पर जाके एल्यूमिनियम देने लग जाएगा। बट ये एल्यूमिनियम एल्यूमिना से नहीं मिल रहा बेटा, अभी ये एल्यूमिनियम आपको एल्यूमिना से नहीं मिल रहा है। ये एल्यूमिनियम तो जो क्रायोलाइट का एल्यूमिनियम है अभी वो बन रहा है, और क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन था। यू नो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो एनोड पर क्या है, फ्लोरीन चला जाएगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्लोरीन गैस बनाने लग जाएगा, F2 गैस। और F2 गैस जो फ्लोरीन होती है वो बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये बेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है ये एल्यूमिना से रिएक्ट करनी स्टार्ट कर देगी, एल्यूमिना से फ्लोरीन, क्योंकि रिएक्टिव है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी रिएक्टिव गैस है। ये आके फ्लोरीन से रिएक्ट करेगी और एल्यूमिना के एल्यूमिनियम को, ऑक्सीजन को हटा के AlF3 बनाएगी और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करवाएगी। तो अब जो एल्यूमिना था वो एल्यूमिना एक्चुअली एल्यूमिना रहा ही नहीं। Al2O3 क्या बन चुका है, अब एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन चुका है। और एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो होता है गुड कंडक्टर होता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है। तो इस टाइप से एल्यूमिना को हम ये मिला के AlF3 में कन्वर्ट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम कहां रहती है, जो आपने ऑक्सीजन ले रखा है वो ऑक्सीजन जिस आप प्रोसेस को करोगे वहां पर रोड कार्बन की होती है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कार्बन के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड जब कार्बन के होते हैं तो उनके साथ रिएक्शन करने लग जाती है, ये जो ऑक्सीजन बनी हुई है ये CO बनाती है, फर्दर रिएक्शन चलती रहती है, CO2 बनाती है। तो इससे कोरिजन होता रहता है ग्रेफाइट रोड का। तो कोरिजन होता रहता है तो हमें क्या क्या है, बार बार वो जो है कोरिजन होता है तो हमें जो रोड है जिसमें इलेक्ट्रोड है, जो रोड है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। तो यही होता है कि टू प्रिवेंट कोरिजन ऑफ ग्रेफाइट रोड एंड टू प्रिवेंट स्केप ऑफ हीट, हीट भी बनेगी, CO बनेगा, तो कंबशन वाला रिएक्शन है।
किया है हमने, ये पॉइंट था हमारा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे थे। तो डायरेक्ट एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आप करने के लिए किसकी प्रेजेंस में करोगे आप? क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार की प्रेजेंस में करोगे। तो जिस प्रेजेंस में आप करोगे ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल पहले भी आया है, लेकिन ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये? हॉल हेराल्ड प्रोसेस। इसमें रिडक्शन कैसे करते हैं? एक्चुअल में एक टैंक होता है, ये टैंक देख रहे हो आप, और टैंक जो है आयरन का बना होता है टैंक, लेकिन उसके ऊपर कार्बन मतलब ग्रेफाइट की लेयर लगी होती है जो कैथोड का काम करती है। और फिर इसमें यहां पर भी आयरन के ऐसे रोड लगे होते हैं, ग्रेफाइट के ये रोड लगे होते हैं जो एनोड का काम करते हैं। अंदर हम क्या करते हैं, जो ओर तो है वो डालते ही हैं, उसके साथ क्रायोलाइट Na3LF6 फ्लोरस्पार CF2 और एल्यूमिना डालते हैं। क्रायोलाइट 60%, CF2 20%, क्योंकि क्रायोलाइट ने तो रिएक्शन स्टार्ट करवाना है, और 20% आप Al2O3 का मिक्सचर डालते हो। अब जब ये डालते हो तो फिर आपका प्रोसेस, अभी जैसे हमने पढ़ा कि पहले क्लोराइड का एल्यूमिनियम जो है वहां से मिलने लग जाता है, फिर ये जो फ्लोरीन बनाता है ये एल्यूमिना के ऑक्सीजन को हटा के एल्यूमिनियम फ्लोराइड का एल्यूमिनियम भी बनाने लग जाता है। तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से एल्यूमिना से अल्टीमेटली होगा क्या? एल्यूमिना। जब आप इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाओगे तो ये एल्यूमिना से पहले एल्यूमिनियम फ्लोराइड और फिर एल्यूमिनियम फ्लोराइड से फिर आपको एल्यूमिनियम मिलने लग जाता है। तो इससे हमें प्योर एल्यूमिनियम बना लगते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अभी भी एल्यूमिनियम जो मिला है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन अभी करना होगा। तो रिडक्शन ही किया ना अभी आपने, अभी स्टेप रह रहा है। तो देखो, तो पहले हमने कंसंट्रेशन में कौन कौन से प्रोसेस किए बेटा? कंसंट्रेशन मेथड में लीचिंग प्रोसेस किए। लीचिंग प्रोसेस 3 टाइप के किए आपने, बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस एंड सरपेक प्रोसेस। उस सारे लीचिंग प्रोसेस में कोई सा भी यूज करें तो वहां से हमें एल्यूमिना मिलेगा। एल्यूमिना का फिर हम करते हैं रिडक्शन, Al2O3 मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। एल्यूमिना का करोगे रिडक्शन, ऑक्सीजन हटाओगे, लेकिन ऑक्सीजन हटाना इतना इजी टास्क नहीं होगा, बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्टी का रीजन है, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और दूसरा बैड कंडक्टर है। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट लो और कंडक्शन इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाएंगे। वो कैसे इंक्रीज करेगा? क्योंकि किसी में कोई इंप्योरिटी मिलाओ तो मेल्टिंग पॉइंट तो चलो लो हो ही जाते हैं, लेकिन वो कंडक्टेंस कहां से आ गई इसके अंदर? बिकॉज जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, क्रोलाइट अपना फ्लोरीन यूज करके इसका एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना देती है जो आपका गुड कंडक्टर होता है। तो हम इसका एल्यूमिनियम हमें मिलने लग जाता है रिडक्शन से। भाई रिडक्शन तो है ही, Al2O3 से एल्यूमिनियम मिल रहा है, तो Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और यहां पर एल्यूमिनियम मिल जाएगा तो 0 है, तो रिडक्शन तो है ही है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस। अब लास्ट आता है बेटा इसका प्यूरिफिकेशन। लास्ट अब जो एल्यूमिनियम मिल गया, अब हम करेंगे इसका प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन का भी और कोई तरीका नहीं है, जब इवन रिडक्शन का ही तरीका इलेक्ट्रिसिटी है तो प्यूरिफिकेशन भी हम इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हूप प्रोसेस बोलते हैं। हूप नाम ध्यान रखना अच्छी तरह से। हूप एक्चुअली जो है 3 लेयर प्रोसेस है, 3 लेयर। हूप जो है वो हमारे पास 3 लेयर प्रोसेस है। इसमें एक्चुअल में 3 लेयर होती हैं। नीचे नीचे वाली लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है और एक अपर लेयर होती है। थ्री लेयर्स होती है, जिसमें अपर लेयर जो होती है उसमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है, और जहां भी मेटल मिलेगा वो कैथोड होगा। प्योर लेयर है और कैथोड है वो।
जो लोवेस्ट लेयर होती है उसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम होता है और वो आपका एनोड का काम करता है। मिडल लेयर जो है उसमें आपके वही फ्लोराइड क्रायोलाइड जो अभी बोला आपने, कंसिस्ट ऑफ फ्लोराइड ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं कि इम्प्योर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम इधर जाती है और इधर से एल्यूमिनियम प्योर होकर के अपर लेयर में चलती रहती है, तो एल्यूमिनियम मिल जाता है और काफी प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हू प्रोसेस 3 लेयर प्यूरिफिकेशन मेथड। हू प्रोसेस 3 लेयर, और ये तीनों लेयर ऐसी होती हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकती। एक दूसरे में जो ये लेयर होती हैं वो मिक्स नहीं होती हैं, 3 अलग अलग लेयर बनी होती हैं। अब इन तीनों की 3 लेयर जो हैं, ये 3 लेयर आर इमिसिबल विद ईच अदर। तीनों लेयर मिक्स नहीं होती। इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे रहता है, प्योर प्योर एल्यूमिनियम जो है ऊपर आता रहता है। और यहां से जो एल्यूमिनियम मिलेगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से कॉपर भी 99 पॉइंट मिला था, ये भी 99.9% प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा आपको इसमें। यहां पर आप क्वेश्चनिंग बना सकते हो कुछ भाई कि आप जो आप क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिला रहे थे, तो फ्लोरस्पार होता है CF2, तो कैल्शियम की फैमिली का ही BF2 भी तो होता है। BF2 क्यों नहीं मिलाते, CF2 क्यों मिलाते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है इस स्टेप में कि इससे क्या है कि डेंसिटी का डिफरेंस बना रहे। अगर आ जाए क्वेश्चन कि क्यों नहीं होगा, कि जिससे सारी लेयर अलग अलग बनी रहे, टू मेंटेन जो आपका होगा, टू मेंटेन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंस डेंसिटी बनी रहे, कि जिसको हम अलग अलग लेयर पर बनाते रहे। तो ये आपका बेटा सारा जो हो जाएगा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलूं कि सर एक बार ऊपर कर दो प्लीज। मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का अगर आप पार्ट कहोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है आपका ये है एल्यूमिनियम की मेटलर्जी। एल्यूमिनियम का मेटलर्जी जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर जगह देखो आपकी क्वेश्चनिंग बन रही है। हर जगह आपका इसमें क्वेश्चनिंग है। अगर आप अपना शॉर्ट नोट बनाएंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले जैसे अभी कॉपर में किया था तो याद करते जाओ। सबसे पहले और बताओ बेटा, इसका और कौन सा होगा? क्या नाम? बॉक्साइट। और का नाम होगा बॉक्साइट। फार्मूला क्या होगा बॉक्साइट का? Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2। अब ये बॉक्साइट में कॉन्सेंट्रेशन मेथड होगा। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है लीचिंग। कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से करोगे? लीचिंग, मतलब सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाओगे एल्यूमिनियम का। लेकिन लीचिंग जो है वो आपके 3 टाइप की लीचिंग प्रोसेस यूज होती हैं। क्या क्या नाम है लीचिंग प्रोसेस? पहला क्या बताया? बेयर हॉल बेयर प्रोसेस, सरफेक्स प्रोसेस। बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस एंड सरपेक प्रोसेस। सरफेक्स प्रोसेस। जिसमें से पहले वाले जो दोनों हैं बेयर प्रोसेस और होल प्रोसेस है, वो कौन से वाले बॉक्साइट के लिए यूज होते हैं, और सरपेक कौन से वाले के लिए यूज होता है? सर बेयर्स प्रोसेस और हॉल प्रोसेस रेड बॉक्साइट के लिए यूज ये बेटा होता है, और रेड बॉक्साइट के लिए यूज होंगे। और सरफेक्स सरपेक प्रोसेस प्रोसेस वाइट व्हाइट के लिए। ये सब क्वेश्चनिंग है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। रेड बॉक्साइट कौन होता है और क्यों बोलते हैं रेड बॉक्साइट? क्योंकि इसके अंदर मेजर इंप्योरिटी जो है, ज्यादा होता है। हाँ इंप्योरिटी बोलोगे, मेजर इंप्योरिटी रेड बॉक्साइट में Fe2O3 होती है और दूसरे वाले में SiO2। अच्छा, बेयर प्रोजेक्ट में लीचिंग रिएजेंट क्या होता है? फिर ये क्वेश्चन बनेंगे। तो बेयर प्रोसेस में लीचिंग रिएजेंट क्या यूज किया था? NaOH, 40% NaOH। हॉल प्रोसेस में क्या यूज किया था बेटा? हॉल प्रोसेस सर वो ये क्वेश्चन बनेगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और सरपेक मेथड में क्या रिएजेंट यूज किया था? सर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन विद कोक, कार्बन के साथ नाइट्रोजन पास की थी। इसमें जो प्रोडक्ट बना था
इन सब प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बना? जब इसमें NaH बनाया था तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट Al2, या कह सकते हो AlOH थ्राइस कह सकते हो। इसमें भी यही बना था NaAlO2, या ज्यादा हीट करोगे तो AlOH थ्राइस बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या बना था पहले? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फिर अल्टीमेटली चाहिए हो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था सबके अंदर? मतलब लीचिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोसेस पूछेगा तो सबके अंदर Al2O3 बना O3। था, एल्यूमिना बना था। तो देखो एक पेज पे बनाओगे तो शॉर्ट नोट बन जाएगा सारा के सारा, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे सारा का सारा आप याद कर सकते हो। अब जब एल्यूमिना बना था तो अब लीचिंग के बाद हमने यहाँ कोई रोस्टिंग और कोई कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं थी। उसके बाद कंसंट्रेशन मेथड के बाद सीधा हम कहाँ चले गए थे? रिडक्शन पर। लेकिन रिडक्शन कौन से टाइप का था? इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिकल रिडक्शन। या इलेक्ट्रो रिडक्शन। इस इलेक्ट्रो रिडक्शन का नाम पूछेगा, स्पेशल नाम क्या था? तो इसमें देखो हॉल नाम हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड हेरोल्ड प्रोसेस। प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस आ गया। अच्छा, चलो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या आई थी पहले रिडक्शन करने में? सर डायरेक्ट रिडक्शन Al2O3 क्यों नहीं? का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट Al2O3 का ज्यादा था, और और साथ में उसका डायरेक्ट नहीं कर, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर था, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई और दूसरा बैड कंडक्टर था। इसलिए हमने इनडायरेक्ट किया इसको। इनडायरेक्ट मतलब किसी की प्रेजेंस में किया। किसकी प्रेजेंस में किया आपने? प्रेजेंस बोलोगे तो क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। फ्लोस्पार। क्रायोलाइट का फार्मूला पूछेगा बेटा, क्या फार्मूला होगा क्रायोलाइट का? Na3Al(F6). Na3Al(F6). और फ्लोरस्पार का फार्मूला पूछेगा आपसे, CaF2। CaF2। तो इसकी प्रेजेंस से फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे और कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तब आप ये थ्री होराट प्रोसेस यूज कर लोगे और आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो एल्यूमिना से आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ये एल्यूमिनियम आपको यहां मिल गया। अब क्या करोगे? इसका प्यूरिफिकेशन करोगे। लास्ट स्टेप प्यूरिफिकेशन। हुक्स प्रोसेस से करेंगे। गुड। 3 लेयर हूप प्रोसेस। 3 लेयर इलेक्ट्रिकल हूप्स प्रोसेस। हूप्स पहले होल आए थे, अब हूप्स प्रोसेस। तो हूप प्रोसेस 3 लेयर में जो अपर लेयर है वो कैथोड का काम करेगी, वहां आपको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। इस टाइप से जो प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा 3 लेयर में, यहां इम्प्योर एल्यूमिनियम और यहां पर आपका प्योर एल्यूमिनियम। जहां प्योर एल्यूमिनियम होता है कैथोड होता है, तो एल्यूमिनियम यहां से निकल के यहां पहुंचता रहेगा और एल्यूमिनियम मिल जाएगा 99.9%। तो यहाँ क्रायोलाइट 9%। या एल्यूमिनियम के फ्लोराइड AlF3 या क्रायोलाइट या कैल्शियम फ्लोराइड डालेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि कैल्शियम फ्लोराइड की जगह बेरियम फ्लोराइड क्यों नहीं डालते हो आप? तो उसका रीजन है डेंसिटी। डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा किसका मेटलर्जी हो जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम का। तो ऐसे आपने एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एल्यूमिनियम का आपने करना है। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट हम जो करते हैं वो करते हैं लेड का। नेक्स्ट जो देखते हैं अपने लेड का देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो फिर आपका लेड। तो लेड का और याद करो सबसे पहले, गैलेना
तो सिंपली साफ ही पता लग रहा है, गेलेना है, सल्फाइड है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन और रोस्टिंग कर दोगे और सेल्फ रिडक्शन कर दोगे। पीबीएस होता है ना, तो सेल्फ रिडक्शन, तीनों स्टेप हो गए, सिंपल हो गया आपके लिए। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन करके आप उसका रोस्टिंग कर दो, सल्फाइड है, रोस्टिंग करके फिर आप उसका सेल्फ रिडक्शन कर दो, क्योंकि लेड वाले में तो सेल्फ रिडक्शन हो सकता है। ये सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, एयर रिडक्शन। अब जो है इसमें देखो एक चीज और है कि जब आप लेड यूज करते हो तो लेड में रिडक्शन जो है आपका, वो जनरली हम सेल्फ रिडक्शन भी करते हैं या कई बार कार्बन से रिडक्शन भी होता है। ये डिपेंड करता है जब ओर में पुअर हो, लेड बहुत कम हो और इंप्यूरिटी हाई हो, मतलब लो ग्रेड हो। अगर लो ग्रेड का मतलब है पुअर, लेड पुअर हो, इंप्यूरिटी हाई हो, तो लो ग्रेड बोलते हैं, तब हम कार्बन से रिडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हाई ग्रेड और हो, मतलब लेड ज्यादा हो, इंप्यूरिटी लो हो, और इज रिच हो और इंप्यूरिटी लो हो, तो हम सेल्फ रिडक्शन करते हैं। तो लेड में आप दोनों रिडक्शन कर सकते हो, सेल्फ या कार्बन रिडक्शन। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन भाई आपके पास लेड ज्यादा है या कम है। ज्यादा लेड है तो सेल्फ रिडक्शन करो, कम है तो रिएक्शन वही, पहले लेड का गेलेना होगा, पीबीएस होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, पहले पार्शियल रोस्टिंग होगी तो पीबीओ बनेगा, बनने वाला पीबीओ वापस पीबीएस से रिएक्ट करके लेड बना लेगा, सेल्फ रिडक्शन। इसमें जो रोस्टिंग है वो आपकी रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर होगी। आफ्टर पार्शियल रोस्टिंग फिर हम एयर ब्लास्टिंग रोक देंगे और फिर उसमें जो है जो मोर कंसंट्रेशन पीबीएस जो है वो आपका ऐड कर देंगे फर्नेस में। हाँ, इसके अंदर इंप्योरिटी मान लो SiO2 की है, तो पीबीओ भी SiO2 से रिएक्ट कर सकता है और CaO भी रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट कर सकते हैं। बट आपके स्टेप्स क्लियर हो गए कि भाई आपको पहले क्या करना है, फ्रोथ फ्लोटेशन, और फ्रोथ फ्लोटेशन करके फिर आपको करना है रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद आपने सेल्फ रिडक्शन कर देना। अब होता क्या है कि यहां पर एक कंपटीशन है, जो मैंने अभी रिएक्शन लिखा, भाई SiO2 है, ये तो चलो एसिडिक हो गया, SiO2 ये एसिडिक हो गया। अब एसिडिक को हटाने के लिए बेस चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो दो बेस अवेलेबल है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है जो फ्लक्स डाला है आपने, और अंदर जो है लेड होगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑक्साइड भी होगा, दोनों ही बेस है, मेटल के ऑक्साइड है। बट कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन PbO, so it react fastly with SiO2 and act as negative catalyst for preparation of PbSiO3 and PbSO4, PbSiO3। भाई PbI भी SiO2 से रिएक्ट करके PbSiO3 बना सकता है और CaO भी रिएक्ट करके CSI3 बना सकता है। बट ये रिएक्शन जो होती है फास्ट होती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये मोर बेसिक है, रिएक्शन ये ज्यादा देगा, और पीबीओ लेस भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इसके स्लैग बनने की प्रोबेबिलिटी, PbSiO3 या PbSO4 बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। फिर एक चीज और बताई मैंने कि अगर लो ग्रेड है, मतलब लेड का अमाउंट कम है, तो लेड का अमाउंट अगर कम है तो कार्बन रिडक्शन भी कर सकते हो, कोक पाउडर। लेकिन ये फर्क ये है कि यहाँ पर कोक पाउडर या फ्लास्ट फर्नेस में होगा, क्योंकि जैसे आपने आयरन वाली मेटलर्जी में देखा था, फ्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस यूज किया था, तो C और CO2 बनेगी। और अगर PbSiO3 बनता है तो वही CaSO ज्यादा बेसिक है, वो PbO और CSiO3 बना देगा। इस तरीके से जो भी आपका लेड बनेगा, चाहे कार्बन का रिडक्शन हो, कार्बन का रिडक्शन हो, चाहे आपका सेल्फ रिडक्शन हो, जो भी आपका लेड बनेगा, अब उस लेड में प्यूरिफिकेशन देखेंगे हम कैसे करें। तो लेड में प्यूरिफिकेशन जो होता है, लेड की एक खास बात होती है कि लेड की एफिनिटी सिल्वर के साथ बहुत है। आपने पहले भी कुछ दिन पहले भी एक चीज पढ़ी थी, अर्जेंटो फेरस लेड, मतलब लेड के साथ सिल्वर के मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी रहती है। जहां भी और होगा मिट्टी में लेड मिलेगा, तो वहां पर Ag की इंप्योरिटी मिलने के चांसेस रहते हैं।
अब जहां पर भी प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे लेड का, नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका प्यूरिफिकेशन। तो पीबी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ रिडक्शन या कार्बन रिडक्शन, किसी से भी बनाओ। मेनली इंप्योरिटी जो रहेंगी ये होगी आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, कॉपर, बिस्मिथ और सिल्वर। तो जिसमें से आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, कॉपर, बिस्मथ ये सब बेसिक है, ये आपके पास बेसिक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक इंप्योरिटी लेड बिकम हार्ड एंड बिटर। बेस की इंप्योरिटी होने से हार्ड और बिटर बिटर हो जाता है। फॉर रिमूवल ऑफ बेसिक इंप्योरिटी हॉट एयर ब्लास्ट पास्ड इनटू मोल्टन लेड। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये सारे ऑक्साइड वोलेटाइल ऑक्साइड बना देंगे। इंप्योरिटी ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी आर रिमूव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड। तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे बहुत ज्यादा, तो आर्सेनिक और एंटीमनी के तो वोलेटाइल ऑक्साइड बन करके आपके अलग हो जाएंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी के साथ आप देख रहे दूसरी वाली जो है टिन और कॉपर, बिस्मिथ। ऑक्साइड ऑफ जो टिन है, बिस्मिथ और कॉपर है फॉर्म जो आपका इसमें रहेगा, और ये क्या होगा स्कम बना लेगा। स्कम मतलब सरफेस पे आ जाएगा, झाग के साथ आ जाएंगे, एंड कम ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन लेड। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्कम लेड बिकम, अब लेड जो हो जाएगी सॉफ्ट हो जाएगी, एंड कॉल्ड सॉफ्टनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को अब जब इंप्योरिटी रिमूव करते हैं तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अब भी लेड के साथ एक इंप्योरिटी की एफिनिटी काफी ज्यादा है, वो आपके पास रहेगी एजी, और ये इसको हम कमर्शियल लेड बोलते हैं जब एजी इसके साथ रहता है, दैट इज नोन एज कमर्शियल लेड। और अर्जेंटो फेरस लेड, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, अर्जेंटो फेरस लेड क्या होता है। मतलब अर्जेंटो मतलब एजी, एजी के इंप्योरिटी रहे पीबी के साथ, तो इसको अर्जेंटो फेरस लेड या कमर्शियल लेड बोलते हैं, कमर्शियल लेड। इस कमर्शियल लेड से सिल्वर को हटाना डी सिल्वराइजेशन होता है, और डी सिल्वराइजेशन जिस प्रोसेस से करते हैं उसको हम पार्क या पैटिंसन प्रोसेस बोलते हैं। सिल्वर इज रिमूव्ड फ्रॉम डी सिल्वराइजेशन मेथड और पार्क्स और पेटिशन प्रोसेस। ये मतलब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है पार्क एंड पेटिशन प्रोसेस। यू नो जो लेड होता है, लेड जो आपका है, इन दिस मेथड 1% इसमें क्या जिंक हम डालते हैं। जिंक इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज थ्रूली एजिटेटेड एंड कूल, गर्म करके ठंडा करते हैं। तो उससे क्या है, कुछ लेयर बनती है उसके अंदर। भाई एजी तो इंप्योरिटी थी, पीबी के साथ हमने जिंक और मिला दिया। जब जिंक और वॉइस नहीं आ रही सर। जिंक हमने वॉइस मेरी तरफ से तो जा रही है बेटा, बाकी को भी नहीं आ रही है क्या? यहां से तो ओके है, बाकी स्टूडेंट बताओ बेटा वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। सर आ रही है। हाँ बेटा नेटवर्क चेक करो अपने वाला, देखो जरा। देखो पीबी और एजी के साथ हमने क्या मिला दिया, जिंक मिला दिया हमने। जब जिंक मिला दिया तो लेयर बनेगी बेटा, एक लेयर गर्म करके ठंडा करोगे तो लेयर बनेगी, एक आपकी एक्स लेयर होगी और एक आपकी वाई लेयर होगी। जो एक्स लेयर होगी वो एक्चुअली क्या है कि बॉईल होकर के जो एक्स लेयर होगी वो उसमें एक्स लेयर को ऊपर उठा लो तो जिंक और एजी मिलके एक सॉलिड लेयर बना देंगे, और वाई लेयर जो होगी वो मोल्टन लेड की होगी, ये मेल्ट होगा। तो मेल्ट को हम बाद में फर्दर प्यूरिफाई कर देंगे। तो जब अब लेड होगा तो आप लिक्वेशन से कर सकते हो ना, लिक्वेशन से आप लेड को जो है अलग कर लोगे आप लिक्वेशन से। तो पहले पार्क एंड पेटिशन और फिर आप लिक्वेशन यूज कर सकते हो इसमें। अब आपके पास क्या होगा, जैसे आपने कूल करके लेयर बनाई, एक्स और वाई लेयर बनी, तो दो लेयर बनी, एक सॉलिड लेयर बना और एक मेल्ट लेयर बना। सॉलिड लेयर में जिंक और मरकरी चले गए, उसको आपने छान के अलग कर लिया। मोल्टन लेयर में लेड आ गया और लेड को बॉईल कर दिया, मतलब लिक्विड वापिस कर दिया, मेल्ट कर दिया, जमा दिया आपने। तो जिंक एजी और मेल्ट करते जाओगे तो लेड आपका नीचे बैठ जाएगा, तो लिक्वेशन से आपको लेड मिल जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन में पार्क पेटिशन प्रोसेस और साथ में क्या प्रोसेस हो रहा है लास्ट में आपका लिक्विफिकेशन। अब क्या हुआ, आपका जो एक लेयर और बनी थी उस लेयर में आपके पास जिंक और सिल्वर थे, जिंक और सिल्वर। तो जिंक और सिल्वर को आप डिस्टिलेशन कर दो, जिंक और सिल्वर को हीट करो तो जिंक वोलेटाइल है ऊपर चला जाएगा,
एजी जो है इम्प्योरिटी ऑफ लेड वाली जो इम्प्योरिटी एजी है वो रह जाएगा, इसका क्यूपिलेशन कर देना। क्यूपिलेशन जो होता है सिल्वर का प्यूरिफिकेशन ही तो है लेड को रिमूव करने के लिए। तो आपके पास यहां पर पार्क एंड पेटिंसन प्रोसेस यूज हुआ है और क्यूपिलेशन प्रोसेस यूज हुआ है। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ लेड हाईएस्ट है, परसेंटेज ऑफ लेड का मतलब मेन लेड हो गया और इंप्योरिटी एजी हो गया, इंप्योरिटी एजी हो जाए, तब आप पार्क पेटिंसन मेथड यूज करना। अगर आपके पास लेड और एजी में एजी हाई हो जाए परसेंटेज, मतलब लेड इंप्योरिटी हो, लेड इंप्योरिटी होगा तो आप क्यूपिलेशन करेंगे। मतलब क्यूपिलेशन का मतलब मेनली आपका सिल्वर होना चाहिए और पार्क पेटिंसन मतलब मेनली आपका लेड होना चाहिए, और ये दोनों एक साथ ही दोनों मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसको पार्टिसिपेंट कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बेस पर हम अलग करते हैं। तो अल्टीमेटली देखो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं सारी चीजें और एक बार हम लर्न कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका लेड है, लेड किससे लिया आपने? गेलेना से, पीबीएस से। क्या स्टेप होंगे? पहला देखो बताओ, कंसंट्रेशन किस में करोगे आप? ग्रोथ फ्लोटेशन। ग्रोथ फ्लोटेशन। उसके बाद क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन किस मेथड से करोगे? रोस्टिंग। रोस्टिंग। उसके बाद आप रिडक्शन करोगे, रिडक्शन किसके थ्रू होगा? सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन आएगा, है ना, सेल्फ रिडक्शन। बट ये डिपेंड करता है कि सेल्फ रिडक्शन कब यूज करना है, जब आपके पास पीबी हाई हो। हाई हो। अगर पीबी लो हो जाए तो दूसरा रिडक्शन किसके थ्रू कर सकते हो? कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन भी कर सकते हो। जब आपका सेल्फ रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन, जो भी रिडक्शन हो जाएगा तो लास्ट में हमारा क्या रहना है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में अगर आपके पास पहले आपने जिंक मिला के पार्क पेटिंसन मेथड यूज करना है, पार्क पेटिंसन। पार्क पेटिंसन से क्या होगा? और भी है इंप्योरिटी, वो गर्म वगैरह करके वोलेटाइल बना करके वो सारी कर लोगे। और कॉमर्शियल जब लास्ट में आपके पास सिर्फ क्या रह जाए? पार्क पेटिशन जब यूज करना है जब लेड के साथ एजी इंप्योरिटी रह जाए, है ना। तो अब आपको लेड मिल जाएगा, एजी इंप्योरिटी है, तो इसको हम पार्क पेटिशन में जिंक करके जिंक के साथ सॉलिड स्टेट में बाहर कर देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। पार्क पेटिशन के बाद पीबी मिलेगा, उसको फिर प्यूरिफाई किससे करेंगे हम? लिक्वेशन। लास्ट में हम इसका लिक्वेशन कर लेंगे, तो इस टाइप से हमें गेलेना से लेड मिल जाएगा, गेलेना से लेड मिल जाएगा। क्लियर? तो स्टेप जब अप्लाई करोगे ना, धीरे धीरे सोचने लगोगे, तो फिर आपको आइडिया भी लगने लगेगा कि स्टेप टू स्टेप देखो। अब इतनी देर पहले पढ़ा, पहले याद करने के हिसाब से, बाद में शॉर्टकट आपने बना लिया आउटलाइन, तो आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये आपका, तो आज हमने देखो मेटलर्जी किस किस की बताई है मैंने आपको आज की क्लास में। सबसे पहले किसकी मेटलर्जी की थी? कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड। और कॉपर और एल्यूमिनियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड लेड। तो अब थोड़ा सा और रह गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर। सर टेस्ट में आज वाले तक आएगा? टेस्ट में बेटा आगे वाली चीज भी कोई ज्यादा है नहीं, जो वो रिलेटेड ही है, थोड़ा बहुत पार्ट है। तो जनरली आपका जो है आज तक ही समझ लो, वो एक दो क्वेश्चन। हाँ सर आप डी ब्लॉक हटा दीजिए सर, क्योंकि मेटलर्जी हम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। नहीं नहीं बेटा, वो तो पेपर बन चुका है ना, जा चुका है वो तो। सर मेटलर्जी वो डी ब्लॉक का एक बार हो चुका है ना। कोई बात नहीं, इसमें क्या है कि अब वो पेपर जा चुका है, तो इसलिए साथ के साथ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई ज्यादा वो वाली चीज नहीं है। अगर हो चुका है तो फिर तो याद ही होगा, तो मेटलर्जी तो हो गया फिर आपके लिए। अगर हो चुका है तो वो याद ही होगा, थ्योरेटिकल पार्ट ही तो है, जो बार बार पढ़ोगे तभी तो याद रहेगा, नहीं तो याद कैसे रहेगा। वो पेपर मैंने भेज दिया है, तो इसलिए क्या है कि वो आपको वो साथ में ही करना पड़ेगा, डी और मेटलर्जी। इवन मेरा तो प्लान था, मैंने आपको बोला भी था कि तीनों साथ लेंगे अपने, क्योंकि तीनों रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो फिर मैंने नहीं डाला बाद में। तो ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, तो साथ में तैयार कर लो। वो तो सर केस टेस्ट में हो जाएगा ना। है, हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चीजें पढ़ने और समझने में, अंडरस्टैंडिंग बनने में फायदा मिलता है ना उसका।
भाई मेटलर्जी है तो क्या है, मेटल सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के ही तो हैं, और डी ब्लॉक आप कह रहे हो कि सर टेस्ट भी हो चुका है तो याद कर ही रखा है, तो एक बार दोबारा हो गया उसका, उसमें क्या। तो दोनों आएंगे, डी भी और ये भी।